हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ मेंबर्स को, जो एज़ ऑफ नाउ अभी मोर देन 100 हो चुके हैं, जो मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं। एंड मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उनके इन्वेस्टमेंट जर्नी को आसान कर पाऊँ एंड ओवर टाइम उनकी वेल्थ को ग्रो करने में हेल्प कर पाऊँ। एंड कहीं ना कहीं उनका जो फीडबैक मिलता है एट द सेम टाइम, लास्ट फ्यू मंथ से मुझे याद नहीं है कि कोई भी मेंबर ऐसा हो जिसने अपने मेंबरशिप रिन्यू नहीं की हो या व्हाट्सएप से एग्ज़िट लिया हो। ऐसा कोई मुझे याद नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अच्छा लगता है ये देखने में कि उनके लिए मैं अच्छे अच्छे स्टॉक्स पिक कर पा रहा हूँ एंड उनकी वेल्थ ग्रो करने में हेल्प कर पा रहा हूँ। चलिए इसी बात पे अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सबसे पहले एफ की बाइंग देखें तो लास्ट फ्यू डेज से एफ लगातार नेट बायर्स बन रहे हैं। अभी भी 2100 करोड़ के आसपास नेट बायर्स थे आज। डी आई अराउंड 245 करोड़ के नेट बायर्स थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1.38 था, काफ़ी सही था। एंड इनफैक्ट अच्छे स्टॉक्स होंगे आपके पोर्टफोलियो में तो आपका पोर्टफोलियो आज बहुत अच्छा कर रहा होगा। इनफैक्ट आज के लास्ट फ्यू डेज से आपका पोर्टफोलियो अच्छा खासा ग्रीन में आ चुका होगा। निफ्टी 50 1.08% अप था, मिड कैप 100 1.02% एंड स्मॉल कैप 100.94% ऊपर बंद हुआ है। एंड अगर सेक्टोरल इंडिसेस को देखें तो पीएसयू बैंक्स थोड़े से प्रेशर में थे, बट अदरवाइज मोस्टली सारे सेक्टर्स अच्छे कर रहे थे। इनफैक्ट प्राइवेट बैंक्स एंड ऑटो में अच्छा खासा जंप देखने को मिला। इनफैक्ट जो HDFC के जो ट्विंस हैं जिनके कारण मार्केट्स अच्छा खासा फॉल किया था फ्राइडे को, उन्होंने भी आज थोड़ी रिकवरी दिखाई। इसी वजह से आज प्राइवेट बैंक भी 1.7% ऊपर बंद हुआ है। एंड अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी अच्छे खासे जो इसका डिक्लाइनिंग चैनल था उसको ब्रेक करके जब ये ऊपर की तरफ होल्ड करने लगा या सस्टेन करने लगा, तब कहीं ना कहीं मार्केट्स ने सिग्नल दे दिया था कि अभी बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। एंड ये जो 5 डेज़ की रेड कैंडल्स है, ये मैंने आपके साथ एक रील बना के डिस्कस भी किया था कि कैसे इसको इस ट्रेंड लाइन जो ये चैनल है इसके आसपास सपोर्ट मिल रहा था, जहाँ पे मैंने जैसे ही चैनल के पास आ रहा था वैसे ही मैं पुट सेल कर दे रहा था। तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ इस वीक में। एंड उसके बाद लगातार पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार है निफ्टी में। एंड एज ऑफ नाउ जो लग रहा है इसका नियर टर्म रेजिस्टेंस अराउंड 18,600 के आसपास आ सकता है। बट एज ऑफ नाउ जो मोमेंटम है एंड एफ की बाइंग कंटिन्यू हो रही है एंड फेड ने भी ऑलमोस्ट ये सिग्नल दे दिया है कि इंटरेस्ट रेट और इंक्रीज़ नहीं होगी। तो लग रहा है कि मार्केट शायद नेक्स्ट फ्यू वीक्स में 19,000 टच कर जाए। बट ऑब्वियसली मार्केट्स को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। बट जो मार्केट सिग्नल दे रहा है हम लोग उस पर कंटिन्यू या उस पर फोकस कर सकते हैं। ये नहीं कि अपने मन से कोई भी एक व्यू बना लिया उसके बाद उम्मीद करें कि मार्केट्स अपने को फॉलो करे। अपने को मार्केट्स को फॉलो करना है, ना कि ये उम्मीद करनी है कि मार्केट्स अपने को फॉलो करें। जनरली मैं देखता हूँ ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो एक अपना एक कुछ भी रैंडम इंडिकेटर यूज़ करके एक व्यू बना लेते हैं एंड उसके बाद बोलते हैं कि मार्केट्स ऐसा ही करेगा। ऐसे बहुत सारे नमूने मुझे भी रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं, बट उनको मैं जनरली इग्नोर करता हूँ। मार्केट्स जो बोलने की कोशिश कर रहा है उसको सुनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड इस वीडियो में मैं बेसिकली 3 स्टॉक्स डिस्कस करने वाला हूँ जो आपकी फोकस में रह सकते हैं। एंड इनफैक्ट काफ़ी सारे स्टॉक्स, अभी तो मेंबर्स के साथ भी डिस्कशन यही हो रहा था आज कि काफ़ी सारे स्टॉक्स इतने ज़्यादा राइज कर चुके हैं कि अब न्यूअर स्टॉक्स फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी राइज कर चुके हैं एंड थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जिसकी वजह से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एज ऑफ नाउ नए स्टॉक्स ऐड करने में थोड़ा सा फेवर में नहीं है। जैसे बहुत सारे, इनफैक्ट अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए होंगे तो आई एम श्योर कि आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कुछ स्टॉक्स तो जरूर होंगे, जैसे एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, पावरमेक प्रोजेक्ट्स, आयन एक्सचेंज, KEI, पॉलीकैब, HG इंफ्रा, टीटागढ़ वैगन्स, लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रेविटा इंडिया, KPI ग्रीन। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स, इनफैक्ट लास्ट फ्यू मंथ्स में मैंने जितने भी स्टॉक्स डिस्कस किए हैं आई थिंक 90% ईजिली मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। एंड मेरी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी सिंपल है। मैं ये नहीं कहता कि 100% स्टॉक मार्केट्स को आउट परफॉर्म करेंगे या अच्छा ही करेंगे। कुछ कुछ ऑब्वियसली नेगेटिव में भी रहेंगे, लॉस में भी रहेंगे, बट सिंपल सी बात यह है कि जो मार्केट्स को आउट परफॉर्म करेंगे वो इतना आउट परफॉर्म करेंगे कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा खासा ग्रीन में रह सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपार इंडस्ट्रीज़ मैंने 1400 के आसपास डिस्कस किया था एंड एज ऑफ नाउ 3000 क्रॉस कर चुका है इन अबाउट 6 to 7 मंथ्स। तो ऐसे बहुत सारे जो मैंने स्टॉक्स के नाम बताए अभी आपको, ऐसे सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो काफ़ी आउट परफॉर्म कर चुके हैं। ऑब्वियसली कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो अभी डिसअपॉइंट भी कर रहे हैं, बट मैं उनको अभी भी पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखा हूँ। जैसे ग्रीन पैनल है, GNFC है, कैरिसिल है और ओलेक्स रिंग्स है, सिरका पेंट्स है। मैं इनसे भी मुझे लॉन्ग टर्म में काफ़ी उम्मीद है, बट हाँ
अगर 6 मंथ्स टू 1 ईयर का टाइम फ्रेम देखा जाए तो ये अभी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलिए अब पहले स्टॉक पे आते हैं। पहला स्टॉक का नाम है अपार इंडस्ट्रीज़। ये डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके आज रिजल्ट्स आए हैं जो मेरे नज़रिए से अच्छे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मैं और ज़्यादा अच्छा की उम्मीद कर रहा था। इनफैक्ट मेंबर्स को मैंने तुरंत जैसे ही इसके रिजल्ट्स आए मैंने उनको वही बोला कि रिजल्ट्स अच्छे हैं, मार्केट्स भी पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है, बट कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस मेरी पर्सनली ज़्यादा थी। तभी आप देखेंगे कि आज 3200 के लेवल पे आसपास पहुंच गया था। एट वन टाइम मोर देन 10% राइज कर रहा था, बट उसके बाद थोड़ा पुल बैक आ गया, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई। किस लिए ऐसा हुआ, रिजल्ट्स देखते हैं। एंड अगर सीक्वेंशली देखें तो सेल्स जो है 3942 करोड़ से 4089 करोड़ हो गई है। दैट मीन्स अराउंड 4% का राइज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यूज़ में। ये कहीं ना कहीं जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि ये कंपनी लास्ट फ्यू मंथ से जो स्टॉक प्राइस है काफ़ी ज़्यादा राइज कर चुका है, तो कहीं ना कहीं मार्केट्स को ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी रेवेन्यूज़ से, तो हो सकता है इस वजह से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को आ जाए। बट क्योंकि वैल्यूएशन अभी भी बहुत रीजनेबल है, 18.3 के आसपास ही है, पेग रेशियो 0.52 के आसपास ही है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। एंड लेट्स सी मार्केट्स कल कैसे रिएक्ट करता है। एंड उसके बाद अगर प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट आप देखेंगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी फिनोमिनल राइज दिखाया है। 170 करोड़ से 243 करोड़ हो गए हैं। एंड EPS 44.4 से 63.43 हो गए हैं। ऑलमोस्ट 50% का राइज दिखा रहा है EPS में, या 50% से थोड़ा कम। एंड अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो ईयर ऑन ईयर तो नेट प्रॉफिट 83 करोड़ से 243 करोड़ हो गए हैं। EPS 21.59 से 63.43 हो गया है। तो फिनोमिनल रिजल्ट्स है, इसमें कोई डाउट्स नहीं है, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी रेवेन्यू स्लो डाउन मुझे लग रही है, जो रेवेन्यू की ग्रोथ है। तो लेट्स सी मार्केट्स कैसे परफॉर्म करता है। एंड जस्ट इन केस थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आप स्टॉक को ज़रूर फोकस में रख सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए मुझे अभी भी ये कंपनी फिनोमिनल लगती है। थोड़ा बहुत अगर शॉर्ट टर्म में जैसे 5 to 10% की प्रॉफिट बुकिंग आती है तो कहीं ना कहीं राइट मौका मिल सकता है आपको एडिशन करने के लिए। एंड काफ़ी सारे मेंबर्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, काफ़ी सारे मेंबर्स के तो ऑलरेडी 80-90% इसमें प्रॉफिट बन चुका है, तो अच्छा लगता है कि मैं भी उनके लिए वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ। सेकेंड जो स्टॉक है वो है PCBL। फिलिप्स कार्बन लास्ट फ्यू मंथ से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, बट अभी लास्ट फ्यू वीक्स से, इनफैक्ट लास्ट फ्यू डेज से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसकी आप वैल्यूएशन देखेंगे तो 11.6 के आसपास है। वैल्यूएशन रीजनेबल है। कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रही है जो पॉजिटिव हो जाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी रीजनेबल है। पेग रेशियो 0.27 हो गया है, तो काफ़ी रीजनेबल है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए बिलो 2 है, जो दिखाता है कि स्टॉक अभी भी बहुत रीजनेबली वैल्यूड है। एंड इसके जो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे वो इतने अच्छे नहीं रहे थे, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में काफ़ी फॉल देखने को मिला। बट अभी अगर देखेंगे इसमें, एक तो फ्यूचर में जो कार्बन ब्लैक की डिमांड है, स्पेशली ऑटो इंडस्ट्री अभी रिकवर कर रही है आफ्टर ऑलमोस्ट अ डिकेड, उसकी वजह से टायर्स की डिमांड अच्छी रह सकती है। तो उम्मीद है कि कार्बन ब्लैक जो टायर्स में रबर मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है वो काफ़ी अच्छा कर सकता है। तो इस वजह से PCBL अब फोकस में रह सकता है। एंड स्क्रीनर के हिसाब से कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। इसका मतलब ये है कि अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो नेक्स्ट ट्रिगर मिल सकता है। बट अगेन इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आई थिंक 15 मई को है, तो रिजल्ट से पहले स्टॉक को ऐड करना थोड़ा सा रिस्की ज़्यादा हो जाता है। ऑब्वियसली अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो ऊपर भी भाग सकता है, रिजल्ट्स अगर एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करते तो शेयर प्राइस नीचे भी गिर सकता है। एंड इनफैक्ट मेंबर्स को मैंने PCBL अराउंड 17 अप्रैल को ही कहा था कि PCBL कैन बी कंसिडर्ड एट दिस लेवल ऑफ अराउंड 119। एंड उसके बाद अगर PCBL देखें तो 132 के आसपास आ गया है, तो ऑलमोस्ट 5% के आसपास का रिटर्न या 6% के आसपास का रिटर्न ऑलरेडी उस लेवल पे अगर जिन्होंने ऐड किया होगा मेंबर्स ने, ऑलरेडी 6% उनको रिटर्न्स मिल चुका है। एंड अगर आप देखेंगे तो काफ़ी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग लग रहा है। थोड़ा सा 70 के ऊपर RSI हो गया है, बट उसको इग्नोर किया जा सकता है एज लॉन्ग एज बहुत ज़्यादा 70 से ऊपर नहीं जाता है। नीचे आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो आज भी अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी है जिसकी वॉल्यूम्स अच्छी खासी हाई रही है। इनफैक्ट वॉल्यूम्स चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है टेक्निकल्स में। एंड अगर आप लास्ट फ्यू वीक्स में देखेंगे तो जो रेड कैंडल्स हैं, इनफैक्ट जो ग्रीन कैंडल्स हैं, उनकी भी
जो ग्रीन कैंडल्स की वॉल्यूम्स जो है वो जनरली रेड कैंडल से ज़्यादा रही है, एंड आज जो वॉल्यूम रही है वो ऑलमोस्ट डबल रही है लास्ट जो ग्रीन कैंडल बनी थी उससे। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कल, ये ज़रूरी नहीं है कि कल ही और ज़्यादा राइज देखने को मिलेगा, बट इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट फ्यू डेज़ एंड वीक्स में ये स्टॉक बुलिश मोमेंटम में रहने की पूरी गुंजाइश है, एंड रिजल्ट्स भी अच्छे रह सकते हैं। तो ये स्टॉक आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। ऑब्वियसली कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आपको खुद स्टडी करनी है। एंड तीसरा जो स्टॉक है वो है IRFC। IRFC की स्टॉक सबसे पहले तो ऑब्वियसली क्योंकि रेलवेज़ बहुत ज़्यादा फोकस में है, आप देखेंगे RVNL जो मैंने 60 पे कवर किया था अभी ऑलमोस्ट 130 के आसपास चल रहा होगा। तो रेलवेज़ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। तो रेलवे को जो ये फाइनेंस करता है, स्पेसिफिकली इसकी जो सोल क्लाइंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ है, तो इस वजह से स्टॉक काफ़ी फोकस में रह सकता है। एंड इसकी जो बुक वैल्यू देखेंगे आप 33 है, मार्केट प्राइस 34 है, तो ऑलमोस्ट प्राइस टू बुक वैल्यू 1 के आसपास ही है। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 15.8% है, क्योंकि फाइनेंस कंपनी है तो ऑब्वियसली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा सा लोअर साइड पे ही होगा। पेग रेशियो 0.15 है। बाकी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, कोई डाउट्स नहीं है। लास्ट फ्यू क्वार्टर के अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे तो कंपनी रेगुलरली अच्छे डिलीवर कर रही है, एंड ऑब्वियसली इसके अभी रिजल्ट्स आए नहीं हैं मार्च क्वार्टर के, तो थोड़ा सा रिस्की यहाँ हो सकता है, बट क्योंकि रेलवेज़ में जिस हिसाब का इन्वेस्टमेंट हो रहा है उम्मीद यही है कि ये कंपनी अच्छा करेगी। एंड ऑब्वियसली प्रमोटर्स यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 86.36% का स्टेक है। ये पॉजिटिव भी है, बट एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव इसलिए भी हो जाता है कि गवर्नमेंट जब अपना स्टेक सेल करना चाहेगी तो जो मार्केट प्राइस है उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम पे करती है, तो उस समय स्टॉक पे प्रेशर आ सकता है। बट आप देखेंगे FIIs ने भी थोड़ी सी अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ की है, 1.01 से 1.15 कर दी है, एंड DIIs ने थोड़ी सी कम की है। तो ओवरऑल ये स्टॉक में फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। अब अगर टेक्निकली देखते हैं तो टेक्निकली अगर देखते हैं तो ऑलमोस्ट 25 के आसपास इसने सपोर्ट लिया, एंड उसके बाद ऑलरेडी काफ़ी राइज दिखा चुका है, ऑलमोस्ट 30 to 40% का राइज दिखा चुका है वहाँ से। बट इसका मतलब ये नहीं है कि और राइज नहीं होगा। कई बार अपने यही गलती करते हैं कि स्टॉक बढ़ जाता है तो ये सोचते हैं और राइज नहीं करेगा, या स्टॉक गिर जाता है तो ये सोचते हैं और गिरेगा नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता स्टॉक मार्केट में। वैल्यूएशन एज ऑफ नाउ देखनी पड़ती है कैसी है। वैल्यूएशन रीजनेबल है, हाँ। जो ये 36 to 37 के आसपास जो इसका रेजिस्टेंस है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ इसको एक बार रेजिस्टेंस मिला, यहाँ सेकेंड बार रेजिस्टेंस मिला, यानी यहाँ इसको थर्ड बार रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये 36 लेवल को ब्रेक करके ऊपर होल्ड करता है तो ये नेक्स्ट लेग ऑफ रैली के लिए स्टार्ट हो सकता है। जो इसको ऑब्वियसली इसकी जो अर्निंग्स आएंगी, क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, वो एक ट्रिगर हो सकता है। बट अगेन काफ़ी रिस्की है, क्योंकि मुझे नहीं पता या आपको नहीं पता कि इसके रिजल्ट्स कैसे आएंगे। सब एक्सपेक्टेशंस के ऊपर है, बट मेरी एक्सपेक्टेशन है कि रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे। बट अगेन इसको इस लेवल पे एंटर करना थोड़ा सा रिस्की इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसको 36 अपने को साफ दिख रहा है कि 36-37 के आसपास इसको रेजिस्टेंस है। RSI भी थोड़ा सा ओवरबोर्ड जोन में है। बट अगर नीचे वॉल्यूम्स देखेंगे तो वॉल्यूम्स जनरली ग्रीन कैंडल्स की वॉल्यूम ज़्यादा है, बट लास्ट 2-3 डेज से रेड कैंडल्स की वॉल्यूम्स यानी इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है 36-37 लेवल के आसपास। तो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में ज़रूर हो सकता है। अगर 36-37 के ऊपर लेवल क्रॉस करके ये ऊपर की तरफ जाता है तो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली के लिए स्टार्ट हो सकता है। चलिए इसी बात पे वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हैं तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, वो फ्री फॉर ऑल है। एंड इसी बात पे चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।